बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। ठीक है, इसलिए हमने डिस्कस किया इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, साइटोप्लाज्म, इसके साथ साथ हमने पूरा डिस्कस किया था। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेवरल फंक्शंस हैं। जिस तरह ये क्या करता है, ये सेल के लिए चैनल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह क्या कर सकते हैं, रिसेप्टर प्रोवाइड करते हैं, रिसेप्टर्स प्रोवाइड करते हैं। रिसेप्टर इस तरह एंटीजन वगैरह के लिए। ठीक है, इस तरह आपके पास क्या है, इस तरह आपके पास क्या है, आयंस की कंसंट्रेशन उसे क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है, ले रहे हैं यहाँ तक। और इस तरह आपके पास क्या, ऑस्मोसिस वगैरह को भी क्या करता है, इसको मेंटेन, ऑस्मोसिस का प्रोसेस, ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस भी परफॉर्म करता है। लेकिन इस सबसे अलग इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, वैसे फंक्शन बहुत सारे हैं लेकिन इस एक मेन फंक्शन ये है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक हिफाजत प्रोवाइड करता है, हिफाजत करता है किस चीज़ की, इंटरनल, या बस क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। देखिए ठीक है, साइटोप्लाज्म है, ये इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, क्लियर यहाँ तक। ये क्या है, इसका 3D स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का। तो इस साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सबसे बढ़कर सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो इस सेल में साइटोप्लाज्म यानी सेल साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, वैसे इसके अलावा भी चैनल, रिसेप्टर्स, एंटीजन वगैरह के लिए क्या करते हैं, रिसेप्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास क्या, ब्लड के ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, लिपो प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, इस तरह वो क्या रिसेप्टर्स प्रोवाइड, एंटीजन प्रोवाइड करते हैं जो रेड ब्लड सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर जो रिसेप्टर वगैरह शामिल हैं, जो क्या करता है, रेड ब्लड सेल को इसे ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, ए है, बी है, ठीक है, ए बी है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये सारे जो एंटीजन प्रोवाइड करते हैं, ये कौन प्रोवाइड करते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपके पास क्या है, सबसे पहले चैनल प्रोवाइड करते हैं। चैनल क्या है, ये जो प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, चैनल प्रोवाइड करते हैं, ताकि सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर पानी का आना और सेल के बाहर वेस्ट सब्सटेंसेस को, सेल से बाहर जो वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं उसका बाहर निकलना, ये कौन प्रोवाइड करते हैं, ये चैनल जो प्रोवाइड करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं। साथ में सेल के अंदर जो पीएच कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना होता है, यानी अगर सेल का पीएच बढ़ता है या कम होता है, ठीक है, तो आयंस की वजह से, यानी आयंस को ये अलाउ करता है, आयंस को सेल के अंदर भी अलाउ करता है, सेल से बाहर भी अलाउ करता है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट पंप्स होते हैं, प्रोटॉन पंप वगैरह इसके अंदर भी मौजूद होते हैं। तो आयंस की वजह से आयंस की डिपोजिशन या आयंस की एक्सक्रीशन या आयंस की इंट्रोडक्शन, इसके अंदर जो आयंस वगैरह आते हैं या जाते हैं, उसी पीएच की मेंटेनेंस के भी, ये पीएच की मेंटेनेंस के लिए भी ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं ताकि हमारे लिए जगह खुल जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहाँ तक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, सबसे पहली चीज़, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन to cytoplasm from external environment। ठीक है, इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से साइटोप्लाज्म को क्या करता है, बचाता है। इस तरह साइटोप्लाज्म की हिफाजत करने में किससे काम होता है, सेल मेम्ब्रेन का
काम होता है। दूसरा क्या है, ये डिफरेंट चैनल प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कि सेल के ऊपर कुछ प्रोटीन मौजूद होते हैं जो एज अ रिसेप्टर्स काम करते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं, ये रिसेप्शनिस्ट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब फ़र्ज़ करें कि इसके ऊपर रिसेप्टर किसके लिए मौजूद होते हैं, वायरसेस के लिए भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जैसे वायरस अटैक करता है। इस तरह बैक्टीरिया के लिए भी, यानी बैक्टीरिया की जो टॉक्सिन वगैरह हैं वो जो उसके पास जो रिसेप्टर्स मौजूद होता है वो भी इसके पास मौजूद होता है। इस तरह हार्मोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स के लिए जो रिसीविंग साइड्स होती हैं, जो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, वो भी कहाँ पर मौजूद होता है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। अब बस एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, या आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, कुछ ख़ास प्रोटीन मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, एज आ रिसेप्टर काम करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एज आ रिसेप्टर्स काम करते हैं, ठीक है। इस तरह कुछ हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसके ऊपर कुछ ऐसे एंटीजन्स मौजूद होते हैं। ऐसे क्या मौजूद होते हैं, ऐसे एंटीजन्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास रेड ब्लड सेल डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। इस तरह ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ठीक है, ए बी होता है, सही, इस तरह ओ है। ये डिफरेंट एंटीजन्स होते हैं जो कहाँ पर मौजूद होता है, ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ये मौजूद होते हैं। तो इस एंटीजन की वजह से ये भी कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये भी मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ये क्या कहलाते हैं, एंटीजन्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बायस यानी एंटीजन की वजह से हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद होते हैं रेड ब्लड सेल्स के, ठीक है। तो जो रिसेप्टर्स एंटीजन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ये क्या कहाँ पर मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे भी होते हैं, सर हमारे पास आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, डिफरेंट आयंस को सेल के अंदर, यानी सेल को, आयंस को सेल के अंदर आने देना और आयंस को, डिफरेंट आयंस को सेल के बाहर पहुंचाना, ये भी कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। अगर सेल को अंदर आयंस की चाहिए, आयंस चाहिए, डिफरेंट आयंस सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। हम साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के एलिमेंट एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तकरीबन 44 एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आयंस को सेल के अंदर और बाहर लेकर जाना ये कौन प्रोवाइड करता है, ये भी प्रोवाइड करता है आयंस की, यानी इस आयंस से ये पीएच को भी मेंटेन रखता है। ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस में, जो अलग प्रोसेस को भी बाद में डिस्कस करते हैं, तो पीएच को मेंटेन करना भी किसकी जिम्मेदारी होती है, सेल मेम्ब्रेन की, यानी सेल मेम्ब्रेन इसको चैनल प्रोवाइड करते हैं। इस तरह क्या है, वाटर का सेल के अंदर और वाटर का सेल के बाहर, यानी वाटर का जो वाटर होता है वो सेल के अंदर कैसे आता है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन के चैनल मौजूद होते हैं, वहाँ से वाटर इंटर होते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक लेयर है ये पानी को अलाउ नहीं करता, जो चैनल प्रोटीन के मौजूद होते हैं वो उसको अलाउ करता है, ठीक है। तो 70% सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, वाटर। तो 70 से लेकर 90% जो वाटर मौजूद होता है, सेल के अंदर आना, सेल से बाहर जाना, ये भी कौन प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं। अब इनको देखते हुए इसके एक प्रोसीजर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह ये काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करते हैं, किसके हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन, ये किस तरह मटेरियल सेल के अंदर और सेल के बाहर ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन दो किस्म के काम करती हैं। एक हमारे पास होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, कौन सा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये दो किस्म के काम होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये ऐसे ट्रांसपोर्ट हैं जिसमें नो एटीपी एनर्जी, नहीं, नो एटीपी, ठीक है, मतलब इससे एटीपी के मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर क्या होती है, नो एटीपी इज़ रिक्वायर्ड, या लिख देते हैं नो एटीपी इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन यहाँ पर होता है, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी,
सही। एटीपी का मतलब क्या है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये क्या होता है, हम अभी डिस्कस करते हैं इसको कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की क्या एग्जांपल्स हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या एग्जांपल्स हैं। देखें, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डिफ्यूजन, क्या होता है, डिफ्यूजन, और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस हम डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है हमारे पास, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये एक सेल है, सही। ये सेल के क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है यहाँ तक, सही है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन का मतलब ये है, डिफ्यूजन का मतलब ये है, डिफ्यूजन का मतलब ये है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये इसमें एक मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर concentration towards lower concentration। क्लियर है यहाँ तक। डिफ्यूजन क्या होता है, यानी ज़्यादा मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल्स की तरफ, या ज़्यादा तरफ से कम की तरफ मूव करना, ये क्या करा, डिफ्यूजन कराता है। फ़र्ज़ करिए मेरे पास क्या परफ्यूम है, जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं तो इससे क्या, परफ्यूम से पूरा क्या निकलता है, गैस निकलती है। परफ्यूम के वेपर्स पूरे रूम के अंदर फैल जाते हैं। वो क्या होता है, यही जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन होती है। इन परफ्यूम के अंदर क्या होता है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाहर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। तो जैसे ही बटन प्रेस करते हैं, अंदर से प्रेशर से मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। तो ये किसी एग्जांपल है, डिफ्यूजन की एग्जांपल है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की तरफ से मूव कहाँ होती है, कम मॉलिक्यूल की तरफ मूवमेंट होती है। तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन। अब फर्ज कर, इस एग्जांपल क्या है, एक एसएल की इसी क्या एग्जांपल है, जिस तरह बस क्या डिफरेंट गैसेज हैं, इस तरह CO2 है, सही है, इस तरह O2 है, सही, और भी गैस, नाइट्रोजन गैसेस वगैरह मौजूद होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो CO2 क्या होता है, सेल से बाहर निकलता है। अगर यहाँ पर सेल के अंदर CO2 कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो इसको बाहर निकालने का काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और ये जो प्रोसेस होता है क्या होता है, डिफ्यूजन। इस तरह जब ऑक्सीजन अंदर आता है, ऑक्सीजन क्या होता है, सेल के अंदर आता है, तो ये कौन से प्रोसेस से आता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से आता है। इस डिफ्यूजन के जो प्रोसेस में कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी ये बगैर एनर्जी के खुद पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उम्मीद है डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बेसिकली जो फ़र्क होता है वो थोड़ा डिफरेंट है, सही है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन। लेकिन यहाँ पर जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, सही है। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ़र्ज़ करें कि सेल के अंदर मॉलिक्यूल सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर क्या है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ये सेल है, यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है, ये क्या है, ऊपर सॉल्ट्स हैं। ठीक है, बाहर क्या है, बाहर यहाँ पर क्या है, बाहर यहाँ पर सॉल्ट्स मौजूद हैं। किस चीज़ के अंदर सॉल्ट मौजूद है, पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, सही है। अंदर इतने सारे सॉल्ट्स हैं, बाहर सॉल्ट क्या है, कम है। तो ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी जो वाटर होता है वो कम सॉल्ट कंसनट्रेशन की तरफ से मूव करती है, हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है। डिफ्यूजन में तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, देखिए सेल के अंदर क्या है, ये आपके पास क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है, सोल्यूट्स क्या है, ज़्यादा है। सोडियम सोल्यूट्स बना लेते हैं, सोल्यूट्स क्या है, अंदर ज़्यादा है सेल के अंदर। तो जहाँ पर सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे, वाटर किस तरफ, उस तरफ मूव करता है।
ठीक है। अगर सेल के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है तो पानी बाहर से कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा, या अगर सेल के बाहर सोल्यूट ज़्यादा होंगे तो सेल का जो पानी होगा वो कहाँ पर मूव करेगा, सॉल्ट की तरफ मूव करेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या होती है, ये जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट के ज़रिए एक प्रोसेस होता है जो सेकंड के अंदर पढ़ते हैं, उसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्ट की कंसनट्रेशन वगैरह मेंटेन रहती है, वो कौन मेंटेन रखता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के ज़रिए होता है, लेकिन मेंटेन कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन और जो ऑस्मोसिस होता है ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी तरह एक और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट गैसेस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और जो ऑस्मोसिस है इसमें सॉल्ट वगैरह क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन की बात होती है। जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा उसकी तरफ वाटर मूव करेगा, जहाँ पर सॉल्ट कम वहाँ से वाटर उठेगा सॉल्ट की तरफ मूव करेगा। देर यहाँ तक मैंने यहाँ समझा दी, जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है बाहर सॉल्ट कम है तो वाटर क्या करेगा, बाहर से मूव करेगा अंदर की तरफ। या अगर सॉल्ट बाहर ज़्यादा है, अंदर सेल के अंदर सॉल्ट कम है या सोल्यूट्स कम है, तो सोल्यूट्स सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या होता है, ऑस्मोसिस। और ये क्या है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और ये जो प्रोसेस होता है क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के उलट होता है। इसके अंदर होता है the movement of molecules or substances from lower concentration towards higher concentration। क्लियर यहाँ तक, लोअर से कहाँ मूव कर रहा है, हायर की तरफ। यहाँ पर क्या है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का मतलब क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, इसमें क्या है, ATP की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसकी एग्जाम्पल क्या है, व्हेन ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। जिस तरह ग्लूकोज क्या होता है, देखिए आपने हमारे बॉडी के अंदर जब हम कोई शुगर खाते हैं या कोई ग्लूकोज लेते हैं, तो जब बॉडी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो ग्लूकोज या तो बाहर निकलता है, एनर्जी में खर्च होता है। जब वो मॉलिक्यूल या वो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लाइकोजन हमारे मसल्स और लिवर के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसकी मूवमेंट होती है। इन मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ATP की, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये भी अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरे के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर यहाँ तक। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी के बगैर काम नहीं हो सकता। जिस तरह हमारे मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और उन ग्लाइकोजन को मसल्स तक पहुंचाना और लिवर तक पहुंचाना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये जो मूवमेंट होती है इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मेंटेन कौन रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसके ज़रिए ये एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक में एनर्जी ज़रूरी होती है, एक में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरे बगैर एनर्जी के अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन काम खुद ब खुद हो रहा होता है जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। प्लांट ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, यानी सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, सेल ईटिंग प्रोसेस, ठीक है। यानी सेल के अंदर भी, यानी सेल भी खाते रहते हैं। देखिए सेल के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। क्लियर यहाँ तक। सेल के अंदर
एक होता है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। एक क्या होता है, फेगोसाइटोसिस, सही है। एक होता है फिनोसाइटोसिस, सही है, फिनोसाइटोसिस। फेगो का मतलब क्या होता है, फेगो का मतलब होता है, फेगो का मतलब होता है सॉलिड सब्सटेंसेस, ठीक है। साइटोस का मतलब होता है इनगल्फ, खा जाना, ठीक है। फिनो का मतलब होता है ड्रिंक, इसको क्या ड्रिंकिंग प्रोसेस का नाम देते हैं, ड्रिंकिंग, ठीक है। साइटोस का मतलब क्या होता है, इनगल्फ यानी खा जाना, सही है। तो फिनो का मतलब यहाँ पर लिक्विड होता है, फिनो लिक्विड चीज़ों को खा जाना, और फेगो का मतलब होता है सॉलिड चीज़ें खा जाना, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इन्विजिनेशन के ज़रिए, एक प्रोसेस होता है इन्विजिनेशन, ठीक है, इन्विजिनेशन, क्लियर है यहाँ तक। या बस क्या है, एक वाइट ब्लड सेल है, ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक है। क्या है, एक वाइट ब्लड सेल है। होता यह है कि कोई बैक्टीरिया, आपके पास क्या है, कोई बैक्टीरिया है, इसको मैंने क्या नाम, आपके पास क्या है, एक बैक्टीरिया है, सही है। हम क्या पढ़ रहे हैं, फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस जो वाइट ब्लड सेल क्या करता है, करीब आता है, कहाँ पर, बैक्टीरिया के पास आता है, तो यहाँ पर एक ऐसा कप नुमा स्ट्रक्चर बनता है इस तरह, ठीक है। और इस कप नुमा स्ट्रक्चर किसके इर्द गिर्द बनता है, इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द बनता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, जो सेल मेम्ब्रेन एक जो कप लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है, इसका नाम क्या है, इन्विजिनेशन, इसको क्या नाम देते हैं, इन्विजिनेशन का नाम देते हैं। तो इन्विजिनेशन के ज़रिए क्या होता है, ये सेल की जब मूवमेंट होती है तो इसकी ये आगे बढ़ता है, ये बैक्टीरिया आगे बढ़ता है, और इस तरह जो सेल मेम्ब्रेन होती है दोबारा कवर हो जाता है, और इसके इर्द गिर्द क्या बनता है, एक मेम्ब्रेन टाइप की बन जाती है, क्लियर यहाँ तक। जैसे इसकी मेम्ब्रेन बनती है, यहाँ पर जो लाइसोसोम मौजूद होते हैं, लाइसोसोम मौजूद होते हैं, वो कहाँ पर मूव करते हैं, इस वैक्यूल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर इंटर होके लाइसोसोम क्या करे, इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। इनकी जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती है वो साइटोप्लाज्म में फैल जाती हैं, ठीक है। जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वो कहाँ पर फैल जाते हैं, साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। लेकिन जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, वो उस वैक्यूल्स के अंदर मूव करते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म की एक मूवमेंट होती है, इसका नाम है साइक्लोसिस, एक्टिव मूवमेंट होती है। तो जैसे ही साइटोप्लाज्म मूव करता है, ठीक है, तो जो यहाँ पर बैक्टीरिया था वो इसने क्या कर लिया, खा लिया, ख़त्म कर लिया, उसको हाइड्रोलाइज कर लिया। तो इस बैक्टीरिया के जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो इस वैक्यूल के अंदर रहेंगे, इस वैक्यूल के अंदर रहेंगे। लेकिन फ़ायदेमंद चीज़ साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। अब यहाँ पर जो टॉक्सिक सब्सटेंस मौजूद हैं वो क्या पर इस वैक्यूल के अंदर मौजूद होते रहते हैं, यहाँ तक ये मेम्ब्रेन के पास पहुँचते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास पहुँचते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, यहाँ से जो टॉक्सिक मटेरियल यहाँ पर रह चुके होते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं। तो क्या करते हैं, इसको बाहर फेंक देते हैं, कहाँ से, सेल के बाहर, सेल के बाहर इसको क्या कर लेते हैं, बाहर फेंक देते हैं। अब इसने ये जो खा लिया, यानी इस इन्विजिनेशन के प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पर जो बैक्टीरिया था उसको क्या कर लिया, खा लिया, किस प्रोसेस के तहत, इन्विजिनेशन। इन्विजिनेशन का ये जो प्रोसेस है कहाँ पर हुआ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी ये जो फंक्शन है किस चीज़ का है, सेल मेम्ब्रेन का है। यानी सॉलिड मास को जब वो खाते हैं, अपनी तरफ लेते हैं, इसका नाम क्या है, फेगोसाइटोसिस। या इसने खा लिया, या इसने क्या कर लिया, निकाल दिया। अब इसने जो यहाँ पर ये जो बाहर निकाला, इसको नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या नाम है इसका, एक्सोसाइटोसिस नाम है, ठीक है। और अंदर जो लेना, इन अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करना, इन खुद खा लेना, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। यानी ये जो इसने बैक्टीरिया खा लिया, अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, यहाँ पर इसको डाइजेस्ट करके इसको क्या कर लिया, खा लिया, जो पालतू चीज़ें थी जो सेल की रिक्वायरमेंट नहीं, तो क्या कर लिया, बाहर फेंक दिया। ये जो बाहर फेंक दिया क्या है, इसको नाम दे दें एक्सोसाइटोसिस। और ये जो इसने खा लिया, इसने जो ईट कर लिया, फेगोसाइटोसिस, इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस मतलब क्या है, फेगोसाइटोसिस, जो खा लेना।
ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, बाहर निकालना। अब एंडोसाइटोसिस के अंदर फेगोसाइटोसिस भी है, फिनोसाइटोसिस भी है। अगर जो सेल है, जो मास है, अगर वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है तो उसको नाम देंगे फेगोसाइटोसिस। और अगर वो लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में से कोई टॉक्सिक है, ठीक है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिस तरह हमारे पास क्या है, कोई लिक्विड है, ठीक है, या कोई वाटर है, सही है, या कोई फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। अगर सेल उसको क्या करे, इनगल्फ करे, सेल उसको पी ले। लेकिन फिनोसाइटोसिस में ड्रिंकिंग प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, ड्रिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। और ये सॉलिड क्या होता है, फेगो का मतलब क्या होता है, ईटिंग प्रोसेस। ये क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग प्रोसेस, और फिनोसाइटोसिस क्या होता है, ड्रिंकिंग प्रोसेस। तो ये फंक्शन में किस चीज़ का होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। इन्वेजिनेशन के ज़रिए अपने बॉडी के अंदर सॉलिड पार्टिकल को या लिक्विड पार्टिकल को, लिक्विड फ्लूइड को अंदर लेता है। जो यहाँ पर इसके अंदर जब वो अगर ख़तरनाक है बॉडी के लिए तो क्या करता है, उसको ख़त्म करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको सेल से बाहर निकाल देते हैं, न्यूट्रलाइज करके। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है WBCs के अंदर। ये कहाँ पर होता है, WBCs के अंदर। जो हमारे पास रेड ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर ये काम होता है। इन्हीं वाइट ब्लड सेल से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल कम या ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या होता है, सेल के ऊपर, बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और बंदा बीमार होता रहता है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस की दो प्रोसेस हैं, फेगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस ईटिंग प्रोसेस है, फिनोसाइटोसिस ड्रिंकिंग प्रोसेस है। दोनों क्या करते हैं, एक वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होता है। और अब इसमें जो जिस्म से बाहर चीज़ें निकालता है वो क्या है, एक्सोसाइटोसिस होती है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो तो उसको क्या नाम देते हैं, एक्सोसाइटोसिस का नाम देते हैं। तो ये क्या था हमारे पास, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें कुछ हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरह के पास होते हैं ग्लाइको लिपोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ ग्लाइकोलिपिड वगैरह ये मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो लिपोप्रोटीन और जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं ये सेल सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। कहाँ पर मौजूद होते हैं, वो सेल सरफेस के ऊपर फर्स्ट ये क्या पास क्या है, एक सेल सरफेस मेम्ब्रेन है। तो जो मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या है, ये मौजूद होती हैं ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, रिसेप्टर्स प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ को, हार्मोन्स को, ठीक है। देखिए एक ख़ास जगहों से अटैच होते हैं। एक बैक्टीरिया है, एक जरासीम है, ये हर जगह से फिट नहीं हो सकता। कुछ ख़ास चैनल होते हैं, कुछ ख़ास रिसेप्टर्स होते हैं, तो उन जगहों से अटैच होते हैं, वहीं से सेल के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। जिस तरह कोरोना वायरस में आप लोग देख चुके हैं, लाइव देखते रहते थे। तो क्या है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद थे जो सेल से क्या होते थे, लंग्स जो सेल होते थे उससे चिपक जाते थे, ख़ास पॉइंट हैं, ठीक है। तो क्या है वो बस लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं, सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन के लिए, साथ में जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपके पास जो बाहर से जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उसको अटैचमेंट के लिए, साथ में जो हार्मोन्स बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उससे अटैच होते हैं, वहीं से पूरा सेल क्या होता है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हमारे पास है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।